दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 125 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस मीटिंग में डिस्कस हो आप उसे नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती।
इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले चरण की ओर, जो है एमसीएल मिशन, विजन और प्लेज। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एमसीएल प्लेज मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और आवाज में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरीके का चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा कोई नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा। हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय में काम के सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में प्रगति कर सकें। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच
हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों के आविष्कार के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों, थॉट ऑफ द डे। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आज के आने वाले अगले स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम हरदोई डिस्ट्रिक्ट, इनके एडुकेशन के बारे में बताऊं। इन्होंने बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से डीपीटी एंड डीएमएलटी नासिक, फिजियोथेरेपिस्ट और साथ ही साथ पैथोलॉजिस्ट है, और साथ ही साथ सोशल वर्क किया है और टीबी पेशेंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके उन्हें स्वस्थ बनाया है। लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम संडीला तहसील यूपी, नारी शक्ति ऑफ एमसीएल, डॉक्टर रेहाना प्रवीण सागर। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद दिग्विजय सर जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने और मेरा परिचय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार और सपरिवार आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज का विषय है अरुणिमा सिन्हा। अपने सपनों को जीने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। इंसान को उसी स्तर की शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अर्थात जितने बड़े सपने होंगे उतना ही कठोर इम्तिहान होगा। 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश में जन्मी अरुणिमा सिन्हा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता भारतीय सेना में और माता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी। खेल में रुचि होने के कारण वे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियन बनी। खेल के साथ नौकरी करने के लिए 11 अप्रैल 2011 में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार थी, जहां कुछ लुटेरों ने उनकी चेन और पर्स खींचने का प्रयास किया। लुटेरों का विरोध करने के लिए उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। उसी समय दूसरी पटरी पे आ रही ट्रेन ने उनके पैरों को बुरी तरह कुचल दिया। वो रात भर दर्द से तड़पती रहीं। उनके जख्मों को चूहे कुतरते रहे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपना शरीर हिला नहीं सकती थी, केवल सुन सकती थी। उसी रात भर उन्होंने ये सुना कि 49 ट्रेनें उनके पास से गुजरी। सुबह जब मदद पहुंची तो उनकी जान खतरे में थी। जान को बचाने के लिए डॉक्टरों ने उनका एक पैर काटा और दूसरे पैर में रॉड डाला। यहीं से उनकी असली जीत की शुरुआत होती है। ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में ही उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं चलूंगी ही नहीं बल्कि
दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ूंगी। कृत्रिम पैरों के सहारे ये असंभव सा दिखने वाला सपना भी उन्होंने पूरा किया। 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर विजय प्राप्त की। इसी तरह उन्होंने 7 महाद्वीपों जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, माउंट एल्बर्स, माउंट कोचिकी कोजिको, एकोकागुआ, मिंडले और विजन मैसिव जैसी चोटियों पर भारत का परचम लहराया। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने 7 समिट पूरे किए और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है, शारीरिक कमजोरी ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक कमजोरी हमें बाधा में डाल देती है। इसलिए हमें मन से मजबूत होना चाहिए। शारीरिक कमजोरी हमें इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। इस तरह वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी और उनका मानना है, उनका सपना है कि दिव्यांग लोगों के लिए खेल एकेडमी खोलें। इस तरह मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर निकल जाती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री संजय सिंह को, जिनकी तहसील सरमीरा और डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। 1988 में उन्होंने मैसूर से इंजीनियरिंग पास की और अब वे जैविक खाद, साइलेज, नेपियर साइलेज और जैविक दालों का उत्पादन करते हैं। ओवर टू संजय सर जी। थैंक यू मैडम, आपने मुझे बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। अब हम आपके सामने नेपियर साइलेज के बारे में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। नेपियर साइलेज बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं MCL MPO हूं, सरमेरा एंड बिंद ब्लॉक का। ये हमारा बिजनेस कश्यप जैविक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से है। जिला नालंदा, बिहार स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं। हमारा जो प्रोडक्ट है नैपुरो के नाम से है, सुपर नेपियर पशु चारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइलेज के बारे में, और वो भी नेपियर साइलेज के बारे में जो MCL का बेस है। अब हम कैसे चारा बनाते हैं। हमें नेपियर को जब जवान होता है, कहने का अर्थ है कि जब वो उसकी ऊंचाई 1 मीटर की होती है, तब हम उसकी कटिंग करते हैं। और इस तरह से साल में हम 6 कटिंग निकाल सकते हैं 1 मीटर की हाइट की। क्यों काटते हैं 1 मीटर में? क्योंकि उस समय इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है और हमारे साइलेज में वो होना बहुत जरूरी है। यूं तो आप साइलेज मक्के का भी बना सकते हैं, बरसीम का भी बना सकते हैं, लेकिन हमने नेपियर को ही चुना क्योंकि ये हमारा MCL का मिशन और विजन को भी संपुष्ट करता है। अब इसकी हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं? इसके हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं। ट्रैक्टर माउंटेड रीपर भी है, हैंड होल्डेड रीपर भी है, ब्रश कटर भी है। अनेकों तरीके हैं जिससे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेपियर में खास क्या है? नेपियर में लगभग 19% क्रूड प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन जानवरों को अप टू 60% तक डाइजेस्टेबल होता है और इसके द्वारा जानवरों का दूध उत्पादन बढ़ जाता है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसकी हम लोग जब कटाई कर लेते हैं तो अब इसको हम कैसे तैयार करते हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं।
इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है विधाता का साइलो पैक मशीन, जो 8D/30 kg का है। इसमें दो तरह के वेरिएंट आते हैं, एक 60 kg का भी होता है, लेकिन हम इस्तेमाल 30 kg का कर रहे हैं। 30 kg हैंडलिंग आसान होता है, जो छोटे पशुपालक है उनके लिए भी आसानी है, क्योंकि ये बैग खुलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर कंज्यूम करना होता है, क्योंकि इसमें हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस मशीन की खासियत ये है कि एक ही साथ कटिंग और पैकिंग भी हो जाती है, और हमारा जो घास होता है वो मॉइस्ट होता है। सभी लोग जानते हैं कि उसमें नमी होती है, और नमी को बचाने, हवा का प्रवेश ना हो, क्योंकि अगर उसमें हवा का प्रवेश हो जाएगा तो हमारा साइलेज खराब हो जाएगा। इसलिए हमने ये बैग का इस्तेमाल किया है। यूं तो कई भी तरीके हैं ये बनाने के, और इसको हम कैसे बनाते हैं, जब हम घास की कटाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम 10 लीटर प्रति टन के हिसाब से मोलासिस का स्प्रे करते हैं। अब मोलासिस का स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसे फर्मेंटेशन में ले जाना होता है, और नेपियर में शुगर की मात्रा होती है, और साथ ही साथ हम घास में मक्का भी मिक्स करते हैं। मक्का मिक्स करते हैं तो मक्का में भी शुगर की मात्रा होती है, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से हमारा साइलेज बहुत बढ़िया बनता है, और फर्मेंटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इस मशीन में अटैच है JF5D मिल, जो मक्के की बहुत अच्छे तरह से पिसाई कर देता है, और घास में बाई वेट 10% ये मिक्स होता है। और ये बैग, जो 30 kg का बैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ऊपर से बैग निकालने के बाद इस ड्रम में 4 ड्रम होते हैं, और 1 घंटे में 60 बैग हम निकाल सकते हैं। अगर हम 30 kg का इस्तेमाल करते हैं तो 8 घंटे में हम 14 टन से ऊपर नेपियर का साइलेज बना सकते हैं प्रतिदिन। अभी फिलहाल हम 40 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, और MCL का जो मिशन विजन है ये बायोकोल CBG बनाने का, तो अगर हम सभी लोग अगर इससे शुरुआत करें तो बहुत बेहतर होगा। आगे नेपियर मिलने में हमें सुविधा होगी। हमारे यहाँ के किसान काफी लालायित हैं इसकी खेती करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा, MCL मिशन विजन को आगे ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। अब इसमें एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा आसानी से हम इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं। अब इसकी हैंडलिंग, अब हम क्या करते हैं, पैकिंग करने के बाद हम इसको अपने गोडाउन में रखते हैं, और इसको 21 डेज तक रखते हैं। 21 डेज में इसमें जो इसके कलर होते हैं, घास के कलर जो हरे से गोल्डन ब्राउन में टर्न हो जाते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो जानवरों को आकर्षित करती है। यूं तो कई तरीके हैं साइलेज बनाने के। पुराने जो कन्वेंशनल तरीके हैं तो पिट बना कर के आप कर सकते हैं। इसमें आप हैवी ट्रैक्टर से या रोलर से प्रेस करके फिर मोटे प्लास्टिक कवर से इसको ढक देते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जब हम साइलेज निकालते हैं तो हवा का प्रवेश हो ही जाता है, जिससे काफी साइलेज बर्बाद हो जाता है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना करके भी आप साइलेज बना सकते हैं, लेकिन हमने ये तरीका अपनाया है और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अब बात करें इसके ट्रांसपोर्टेशन की, तो बहुत आसानी से आप इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर भी भेज सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। और पशुओं को ये लगातार मिलता है। इससे फायदा ये होता है कि ICAR के मुताबिक हमारे यहाँ 35% चारे की कमी है पूरे भारतवर्ष में, और हम कंसिस्टेंटली इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी का होता है, और ये खाने योग्य होता है, प्रोटीन रिच होता है, और दूध प्रोडक्शन को ये काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। और ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्लोबल गोल्स है 5E मिशन का,
उसमें 3, 9, 12, 15 ये फोकस करता है न्यूट्रिशन एंड फॉर्डर इम्पोर्टेंस को, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखता है, हमारे एम्पावरमेंट को भी बढ़ा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। ये सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट मेथड हैं। और ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, और वो और कोई नहीं है, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और हम सभी लोग उनके सहयोगी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। वो हैं डॉक्टर शाम शिवाजी कोलप सर। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू संजय सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं हमारे एमसीएल के फंडिंग के स्टेटस के साथ। तो दोस्तों अच्छी बात तो यह है कि इस फंडिंग का पूरा काम अभी हो चुका है। आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारे इन्वेस्टर की टीम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेगी, और जैसे ही ये शुरुआत करेंगे वैसे ही इमीडिएटली मैं एक स्पेशल वेबिनार का आयोजन कर आपको इसके बारे में बताऊंगा। भले ही वो 5 मिनट का वेबिनार होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हमने फंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की और हमने ये ट्रांजेक्शन्स किए। और दोस्तों एक बार ये शुरुआत हो गई ना, तो ये व्यवस्था, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही चलता रहेगा। यानी इस तरह से चलता रहेगा कि हमें आने वाले दिनों में इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे अपने वेबिनार में इसकी स्लाइड या इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से अभी इस व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। और दोस्तों हमने एक बिजनेस रोड मैप इन्वेस्टर्स को दिया है, जिस रोड मैप के तहत हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। तो अभी इस व्यवस्था की, इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद ये ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमें बिजनेस रोड मैप पूरा नहीं कर देते। तो अभी ये व्यवस्था ऐसे ही उस सिस्टम के अनुसार चलती रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात होगी कि इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ट्रांचेस, इसके ट्रांजेक्शन, इसके यूटिलाइजेशन, इन सब के ऊपर इन्वेस्टर की टीम का कंट्रोल रहेगा, जो सही भी है। क्योंकि आज जो लीगल परिस्थिति आज एमसीएल की जो है, उसके अनुसार वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये सभी जो फंड है ये सही दिशा में, सही पर्पस के लिए, सही काम के लिए इसका इस्तेमाल हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टर्स, ये इन्होंने, इस संस्था ने जो हमें मदद की है इतनी बड़ी, उसके लिए उन्होंने कोई भी कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ भी नहीं लिया है। ना ही उन्होंने हमारे कंपनी की इक्विटी, ओनरशिप या कंट्रोल, बोर्ड का कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ हमारे विजन, मिशन को देख के हमें ये जो हेल्प, ये जो फंड है वो दिया है। वो चाहते हैं कि हम इस फंड के जरिए ये पर्पस को पूरा करें, ये विजन मिशन को पूरा करें। और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस फंड का सही इस्तेमाल सही दिशा में, और इसीलिए वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। अदरवाइज उनकी कोई तमन्ना, उनकी कोई खुशी नहीं कि इसके सब ऊपर पूरा कंट्रोल रखे। वो सिर्फ चाहते हैं कि एमसीएल एक सिस्टम के साथ प्रॉपरली फिर से ट्रैक पे आए, और इस ट्रैक के अनुसार वो अपने विजन मिशन के तहत काम करें, अपने इस प्रोजेक्ट्स को, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें और वो उसको पूरा करें। तो दोस्तों ऐसा समझे कि अभी ये फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के बाद ये फंडिंग की हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमें तो सिर्फ आपको, मुझे, हम सबको मिलकर सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल मैं कामना करता हूं कि आपको ढेर सारी खुशियां, बहुत सारा आनंद, प्रेम, बहुत सारा ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, और उसी के साथ साथ बहुत अच्छी सेहत लेके आए। एक चीज की तो मैं गारंटी देता हूं
कि इस साल आप सभी के, यानी हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक हैं, उनके सभी की समृद्धि की शुरुआत होगी, एक अच्छी इनकम की शुरुआत होगी, एक सस्टेनेबल ऐसी इनकम की शुरुआत होगी जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जिस तरह से हम जब जैसे जैसे हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, वैसे हर साल आप देखेंगे कि आपका ये जो इनकम है ये बढ़ता रहेगा। लेकिन लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा लगती है कि जिस माध्यम से हमें इनकम करने वाले हैं, जो बिजनेसेस हम करने वाले हैं, और इस बिजनेस के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन हम समाज में लोगों के प्रति, किसानों के प्रति करने वाले हैं, ये कंट्रीब्यूशन देख आपको इतना आनंद मिलेगा कि जो आनंद आप पैसे से कहीं ज्यादा हो। देखिए, पैसे कंपलसरी है, वो तो पैसे की जरूरत सबको होती है और ये होने वाली है। पैसे की शुरुआत इस बिजनेस के साथ होने ही वाली है, लेकिन जो आनंद जो आपको मिलेगा जिस कंट्रीब्यूशन के साथ, वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। और दोस्तों, इस साल आपके इस समृद्धि की भी शुरुआत होगी और इस आनंद की भी शुरुआत होगी, और हर साल ये आनंद, ये समृद्धि, ये वैभव ऐसे ही बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इस साल हमें एक क्रांति की शुरुआत करनी है। जिस तरह से आज दुनिया के ऊपर संकट है, हमें क्रांति ही करनी पड़ेगी। क्रांति करनी पड़ेगी दुनिया को इस संकट से बचाने के लिए। क्रांति करनी पड़ेगी इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए। क्रांति करनी पड़ेगी ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट कर इसको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ रिप्लेस करने के लिए। और दोस्तों, क्रांति का मतलब ये नहीं है कि हमें जुलूस निकालने हैं, आंदोलन करना है या मोर्चे निकालने हैं। क्रांति का मतलब एक है हमें बिजनेस ही करना है, लेकिन क्रांति की तरह करना है। यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, दिन रात बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करके उसे कृषि आधारित चीजों के साथ रिप्लेस करना है। दोस्तों, इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर वो चीज जो आज हम तेल से बना रहे हैं उसे 100% रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसी चीजों के साथ जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, खेतों से आएगा, और जो वस्तुएं हमारे जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से उसको पूरा भी करेगी और साथ ही साथ इस प्रकृति का, इस माँ का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, ये जो क्रांति की शुरुआत होगी ना, ये क्रांति होगी लोगों की। ये क्रांति करेंगे लोग, और वो मंच होगा एमसीएल का। दोस्तों, हम जो बिजनेस करेंगे ना, तो उस बिजनेस के 2 फेजेस होंगे। पहला फेज होगा हमारा पहले 3 साल का फेज, और जिस 3 साल में हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करेंगे लोगों को सक्षम करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी प्राथमिकता आज पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी है, वो है हमारे प्रकृति को, हमारे माँ को बचाना। और उसका एक ही तरीका है, वो है लोग। जब तक लोग एक होके एक मंच पे आके इस चीज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बचा सकते दुनिया को। कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी, इवन एमसीएल ये काम नहीं कर सकते। कोई भी देश, कोई भी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकता। करेंगे तो सिर्फ लोग, कर सकते तो सिर्फ लोग, तरीका है तो सिर्फ लोग। और वो लोग जब एक होके इस दिशा में काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये नहीं होगा। और इसीलिए पहले 3 साल में हमें बिजनेस इसलिए करना है ताकि लोगों को हम उस दिशा में सक्षम कर पाए, लोगों के प्रॉब्लम दूर कर उस दिशा में उनके साथ जोड़े। इसलिए हम एक 5,000 परिवारों के लिए एक 5E मिशन का केंद्र बनाएंगे, और उस केंद्र के जरिए हम बिजनेस करेंगे। और हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि उस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों को 100% रोजगार मिले। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि वहां के किसानों को अपने फसल के अच्छे दाम मिले। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि महिलाओं का सक्षमीकरण हो, वो अब एक मान सम्मान वो उन्हें मिले। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि उस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की शुरुआत हो। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि वह क्षेत्र ऊर्जा में स्वयंपूर्ण हो। हम कोई भी बिजनेस रोड मैप नहीं लेके आएंगे इस केंद्र के ऊपर करने के लिए। हम उन लोगों के साथ इस बिजनेस का रोड मैप बनाएंगे, जिस बिजनेस के साथ हम प्रकृति का रक्षण करें, उस जगह में जो भी पर्यावरण की जो भी समस्या है उसको हल करें। तो हमारे पहले 3 साल जो हो गए, जो बिजनेस हमें करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करने, लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के लिए करने हैं, उनको सक्षम करने के लिए करने हैं, ताकि मिलकर हम इस दुनिया को बचाएं। और फिर आगे का जो फेज होगा, वो फेज होगा बिजनेस का, और उसमें उस लेवल का बिजनेस करेंगे जो हमने सोचा है। हर ग्राम पंचायत में हमें एक एमकोल और एमसीएनजी की प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है। हर ग्राम पंचायत में जितनी भी खेती होती है उसमें 100% ऑर्गेनिक खेती करनी है।
और उसके साथ कई सारे उत्पादन तैयार करने हैं कि जो उत्पादन फिर ये तेल आधारित उत्पादनों को हमेशा हमेशा के लिए रिप्लेस करेंगे, मिटा देंगे। और हर ग्राम पंचायत में 200 से 250 हेक्टेयर ऐसी बंजर जमीन है। तो हर एक इंच के ऊपर हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से कुछ इनकम हमारे लोगों को मिले, इसके ऊपर हम काम करेंगे। आज हमारे लोगों के पास कई सारे स्किल्स है, नॉलेज है, और उसके साथ हम कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट, आयुर्वेदा। और इसी के साथ जो पोटेंशियल हमारा है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के लिए 20 से 25% तक ईंधन बना सकता है और बेच सकता है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करके बेचने वाले, सप्लाई करने वाला देश भारत होने वाला है। आने वाले दिनों में जितने भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लोग दुनिया इस्तेमाल करेगी उसमें से 20 से 25% भारत तैयार करेगा और दुनिया को देगा। और इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे प्रोसेस में हमारा देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। दोस्तों, हर 5,000 परिवार के लिए हम एक 5E मिशन केंद्र की शुरुआत करेंगे। लेकिन जहां जहां एक्सेप्शंस है, जहां इश्यूज है, वहां हम हो सकता है कि हम 2,000 परिवारों के लिए इस 5E मिशन की शुरुआत करें, यानी ट्राइबल एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे जगह पे। और एक बार उस केंद्र की शुरुआत करने के बाद उस क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं, हर एक परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, पूरी जिम्मेदारी। यानी जैसे परिवार का जो प्रमुख होता है, कुटुंब प्रमुख, हेड ऑफ द फैमिली, वैसे यानी हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनको रोजगार, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी शिक्षा का प्रबंध, या घर में जो बूढ़े हैं उनके लिए दवाई का इंतजाम, ये सब, इस सब की जिम्मेदारी हम लेंगे, हर एक परिवार के लेंगे। और 1 रुपए के भी फीस नहीं लेंगे, 1 रुपए रजिस्ट्रेशन लेंगे ना, कुछ लेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हम हर एक परिवार की, हर एक घर का डिटेल सर्वे करेंगे कि उनकी अभी जरूरत क्या है, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को आज आमदनी की या रोजगार की जरूरत है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोई रिटायर्ड, कई सारी जगह पे विकलांग हो सकते हैं, कई सारे ऐसे कुटुंब हो सकते हैं कि जहां तृतीय पंथी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को, कितने सारे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है। आज किसान वहां क्या तैयार कर रहा है, उसको क्या रिक्वायर्ड अमाउंट है, उसके फसल के क्या दाम होने चाहिए ताकि उसको एक अच्छा इनकम मिले। वहां बच्चे, यानी हर घर में देखेंगे कि बच्चे आज क्या कर रहे हैं, उनको शिक्षा का क्या प्रबंध है, उसकी क्या जरूरत है, शिक्षा की, स्पोर्ट्स की क्या जरूरत है, उनके हेल्थ के लिए क्या जरूरत है। उस समाज में, उस कम्युनिटी में आज कौन से इश्यूज है, हो सकता है कि पानी का इशू हो, पीने के पानी का इशू हो सकता है कि सैनिटेशन का इशू हो, कुछ बेसिक रोड्स के इशू हो। तो ये सब चीजें हम लोग फाइनल करेंगे कि अभी इस कम्युनिटी में, इस पूरे क्षेत्र में हमें करना क्या है, जरूरत किसकी है। और एक बार ये करने के बाद, एक फाइनल करने के बाद, फिर हम हमारे बिजनेस का एक्शन प्लान, रोड मैप तैयार करेंगे, वो भी लोगों के साथ मिलकर। यानी देखो, अगर किसी भी एरिया में समृद्धि लानी, अगर लोगों का इनकम बढ़ाना है, अगर लोगों को रोजगार दिलाना है या पैसे कमाने, सिंपल, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है व्यापार, बिजनेस, धंधा। वस्तु तैयार करना और उसको बेचना, ये एकमेव तरीका है कि जिससे पैसे कमाए जा सकते, दूसरा कोई भी तरीका नहीं। और वो हम करेंगे। वो हम फिर देखेंगे कि कौन सी चीजें हम तैयार कर सकते हैं, वो वहां के जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके साथ, जो किसान तैयार कर रहा है उसके साथ, और जो चीजें हम आसानी से बेच सकते हैं। और ये बिजनेस रोड मैप होगा आगे के 3 साल के लिए। वो हमारे 5E मिशन के तहत जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको हासिल करने के लिए। और एक बिजनेस टारगेट भी रखेंगे कि हमें इस 5E मिशन के जो 5 लक्ष्य है उसको तो हासिल करना है, लेकिन एक बिजनेस टारगेट रखना है, और जो होगा, जो भी जीडीपी हो रही है उसका 20%, और जो कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर होगा आगे के 3 साल में। आज की तारीख में पूरी दुनिया में, इवन भारत में जो कुछ अर्थव्यवस्था चल रही है, मैक्सिमम चीजें तैयार हो रही है तेल से। और हमें तेल आधारित ये जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में लेके जाना है, और आगे के 3 साल में कम से कम 20% जीडीपी हमारे इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से होनी चाहिए। जो अर्थव्यवस्था, जो प्रोडक्ट्स वहां के लोग वहां की खेती से तैयार करेंगे, और धीरे धीरे करके हमें इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं कि जहां हमारे जो 5 लक्ष्य है, यानी पूरी 100% रोजगार, खेती के लिए जो काम, महिलाओं के लिए जो काम करना है उसके लिए जो जरूरत है, वो हो सकता है कि 30, 40, 50 करोड़ के टर्नओवर के बाद हम पूरा
पूरे उसको हासिल करें। लेकिन फिर भी उसके साथ फिर भी हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना ही करना है, हर क्षेत्र में करना है और हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो जंगल हो, फॉरेस्ट हो, पहाड़ी इलाका हो, समुद्र के किनारे, हर जगह 5,000 परिवार के ऊपर हम इस 100 करोड़ का टर्नओवर कर ही सकते हैं। इसका कारण है कि भारत के पास उतने रिसोर्सेस है। आज हमारे देश में अगर देखेंगे ना, तो हमारे देश में हर फैमिली में, परिवार में 4.4 इतने लोग रहते हैं। तो 5,000 परिवार में ऐसे समझिए कि 24,000 से 25,000 लोग रहते हैं जिनके ऊपर 500 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है, और उसमें से हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमी तैयार हो रही है तेल की, और जब एक कृषि आधारित होने लगेगी तब हमारे पास उतनी रिसोर्सेस है, हम कहीं भी रहे तो 5,000 परिवारों के साथ इस 100 करोड़ का टर्नओवर कर ही सकते हैं, हर राज्य में, हर तहसील में, हर क्षेत्र में। अमेरिका नहीं कर सकता, ये चीन नहीं कर सकता, जापान नहीं कर सकता। वहां जो भी वो चीजें तैयार करते हैं वो तेल से करते हैं, उनके पास नहीं है इतनी रिसोर्सेस। और अभी दुनिया इतने खतरे में आने के बाद जब कृषि व्यवस्था में सब लोग जाएंगे तो वो नहीं कर सकेंगे, हम कर पाएंगे, और हमें करना है। और ये जो बिजनेसेस करना है ना, इसमें से कुछ चीजें जो है वो हमने सीखी है, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इतने साल एमसीएल में काम करने के बाद कुछ ऐसी चीजें, जैसे अब ये जो बिजनेस करेंगे ना, इस बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था हो, एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट होगा एमसीएल के लेवल पे, जो ही ये काम करेगा और वो देखेगा कि कैसे हर एक रुपया एक प्रोडक्टिव चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभी क्या हुआ कि पिछले 2 साल पहले जो भी काम हुआ, गलत मार्गदर्शन की वजह से वहां हमारे कई सारे उद्योजकों ने जो दिल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने कई सारी पूंजी खर्च की, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हुआ इन सभी चीजों की वजह से। ऑफ कोर्स ये सब कर्ज वगैरह हम उतारेंगे, बिजनेस के साथ उतारेंगे। जहां जहां ऐसा हुआ है, वहां जहां जहां हमारे एमएसएस है, एमवीपी है, उनके ऊपर अगर किसी भी कारण अगर कोई कर्जा हुआ है तो वो कर्जा बिजनेस करके हम चुकाएंगे 100%, उसकी आप चिंता मत करें। लेकिन अभी आने वाले दिनों में भी जो भी 1 रुपया खर्च होगा वो 100% सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की दिशा में, प्रोडक्टिव दिशा में ही करेंगे, और वो स्पेशलिस्ट करेंगे, वो एक्सपर्ट करेंगे, और वही हो रहा है, वही होने जा रहा है। अभी ये जो फंडिंग का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन होगा, वो वही लोग करेंगे जो लोग इसको भली बात जानते हैं कि कैसे प्रोडक्टिव वे में, प्रोडक्टिव दिशा में बिजनेस के लिए हर 1 रुपए का खर्चा हो, और वो हम सुनिश्चित करेंगे। इसकी शुरुआत आज से करेंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं कि वो जो जब भी बिजनेस की शुरुआत होंगे तो वो ऐसा देखेंगे कि कोई भी ओवरहेड या मिनिमल लायबिलिटीज के साथ बिजनेस शुरुआत करें। यानी हमारे जितने भी ये 5 मिशन के केंद्र है, जिनके लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, उनको उस लेवल पे जो हमारे उद्योजक काम करेंगे, हम उनको केंद्र उद्योजक कहेंगे। अभी ये केंद्र उद्योजक जब काम की शुरुआत करेंगे, उनका ऑफिस कौन सा होगा? तो उनका ऑफिस अपना घर होगा। अब उनका ऑफिस यानी घर होगा, घर से वो काम करेंगे। इनिशियल डेज में उनको जितना भी काम करना वो अपन खुद करेंगे, सब काम खुद करेंगे। कोई भी स्टाफ जिसको सैलरी देनी है ऐसा कोई नहीं रहेगा। हो सकता है उनकी काम के लिए उनकी फैमिली की मदद करे, वो ठीक है, लेकिन शुरुआत करेंगे ऐसे। और जैसे ही बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब आप अच्छे तरह अच्छे ऑफिस लेंगे, स्टाफ रखेंगे, कम्युनिकेशन जो आपको चाहिए वो करेंगे। अभी देखिए, हमारे सामने आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजॉन, सबसे बड़ी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर आज इसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा माल ये बेच रही है साल का। लेकिन उन्होंने शुरुआत कैसे की? तो ये जो जेफ बेजोस है, उनके संस्थापक, उन्होंने अपने घर में, गैराज में इसकी शुरुआत की। अकेले ही काम करते थे और सिर्फ बेचते थे किताबें, ऑनलाइन किताबें बेचते थे सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया। वैसे ही हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मैं तो चाहता हूं कि हर तहसील में सिर्फ ऑफिसेस नहीं, संकुल हो कि जिसमें आपके ऑफिसेस भी हो, उसके वहां एक स्कूल भी हो, R&D की व्यवस्था हो, जो आपको चाहिए ऐसा संकुल हो। लोगों के लिए, समाज के लिए जो जरूरी है ऐसी चीजें हो, और इतना बड़े संकुल को आप चलाएं बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों, जब 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तब ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो साधारण 20 से 25% होगा। यानी इतना माल बेचा और इतना खर्चा है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के बाद, डिप्रिसिएशन, बाकी सब चीजें करने के बाद
जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ के ऊपर 18 से 20% होगा। यानी वर्स्ट कंडीशन में 15% तो होगा ही होगा। यानी 100 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद 18 से 20 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट होगा और मिनिमम 15 करोड़ होगा। और उसका जो डिवीजन होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा 50% इन्वेस्टर के पास जाएगा, 50% एमसीएल के पास जाएगा। और ये भी हमको समझना है कि ये जो आज इन्वेस्टर के पास जा रहा है, ये कर्जा है, ये कर्जा चुका रहे हैं हम। तो कुछ सालों बाद ये जैसे कर्जा खत्म हो जाएगा तो इन्वेस्टर के पास से नहीं जाएगा। लेकिन आज जो जो कुछ नेट इनकम होगा उसमें से ऐसा समझे कि अगर 18 से 20 करोड़ अगर टर्नओवर प्रॉफिट होता है तो उसमें से 9 से 10 करोड़ इन्वेस्टर के पास जाएंगे, 9 से 10 करोड़ हमारे एमसीएल में आएंगे। और एकदम वर्स्ट कंडीशन में अगर 15 करोड़ का भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से 7.5 करोड़ उनको और 7.5 करोड़ एमसीएल को जाएंगे। और उसमें से हमारे जो केंद्र उद्योजक हैं उनका कितना मुनाफा होगा, उनका कितना फायदा होगा, उनका कितना प्रॉफिट होगा, तो वो होगा 20%। यानी एमसीएल को अगर 9 से 10 करोड़ रुपए मिल रहा है तो उसमें से 1.8 से लेके 2 करोड़ रुपए साल का हमारे इस केंद्र उद्योजक का प्रॉफिट होगा। यानी मिनिमम समझे कि अगर 7.5 करोड़ भी अगर एमसीएल को आते हैं तो उसमें से 20% यानी 1.5 करोड़ रुपया साल का प्रॉफिट हमारे केंद्र उद्योजक का होगा। इसका मतलब है महीने का 12.5 लाख से 15 लाख से लेके 18 लाख तक ये हर महीने का हमारे हर एक केंद्र उद्योजक का इनकम होगा। यानी 10 लाख से ऊपर इनकम होगा हर महीने का, जो बहुत अच्छा इनकम होगा। और दोस्तों यही इनकम, यही रेवेन्यू हमें बढ़ाना है। हमें आगे के 8 से 10 साल में उसको 6 गुना करना है। अब क्या इतना बढ़ा सकते, कर सकते, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यानी आज दुनिया के लेवल पे जो उनकी ग्लोबल जो पर एवरेज कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, दुनिया का जो प्रति व्यक्ति ऑन एन एवरेज जो इनकम है वो हमसे 6 गुना है। यानी जिस 25,000 लोगों के ऊपर आज जो 500 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है, उसी 25,000 के ऊपर आज लोगों दुनिया के लेवल पे ऑन एन एवरेज 3,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है। और इसलिए हमें वो आगे के 8 से 10 साल में उस 100 करोड़ की टर्नओवर को 600 करोड़ तक यानी 6 गुना तक लेके जाना है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का जो पोटेंशियल वो बहुत ज्यादा है। देखिए आज पूरे दुनिया के ऊपर हर एक देश में जो इकोनॉमी तैयार हो रही है वो तेल आधारित है। वहां तेल से चीजें बन रही है। हम जब तक काम करेंगे और कंपलसरी जब इसको रिप्लेस करना होगा तो भारत सबसे ज्यादा चीजें बनाएगा। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 6 गुना नहीं, उससे ज्यादा बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो 6 गुना नहीं, वो हो सकता है 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, उससे भी ज्यादा गुना, क्योंकि उतने रिसोर्सेस हैं जो हम कर सकते हैं। आज चीन की जितनी भी पॉपुलेशन है, चीन की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो दुनिया का जो एवरेज है उसके बराबर है। और चीन दुनिया का दूसरे नंबर पर इतनी बड़ी इकोनॉमी। और हम जब इस 6 गुना नहीं उसके आगे जब निकल जाएंगे ना, हम 100% दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे। और दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी, नए साल की एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। और वो ये है कि हमारे ये सभी जो केंद्र उद्योजक है, ये आज के वेबिनार में जो मैंने केंद्र उद्योजक के बारे में आपको बताया कि वो क्या है, क्या करेंगे, उनका इनकम क्या रहेगा, हमारे सभी एमवीपी केंद्र उद्योजक रहेंगे। तो जो इनकम मैंने आपको बताया ना वो हमारे एमवीपी का इनकम होने वाला है। दोस्तों एमवीपी ने इतने साल हो गए अभी एमसीएल का साथ दिया। आपने 1.5 लाख निवेश किया जिसके तहत आपको शेयर्स मिले। लेकिन आने वाले दिन में जो आपको इनकम होगा वो आपको हर मंथ, हर महीने आपको ये 1.5 लाख से कई मल्टीपल्स में ये इनकम रहेगा। और ये केंद्र उद्योजक जो हमें नियुक्त करने हैं, जो नए करने वो बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हमारे एमवीपी है उनके लेवल पे हम इस बिजनेस का निर्माण करेंगे और उनको पहले ये बिजनेस, ये इनकम दिला के देंगे। तो सभी डेडिकेटेड, वो सभी सिंसियर, वो सभी जो अच्छे, वो सभी एमवीपी लोग जो है, जो इतने साल से एमसीएल का इतना बड़ा सपोर्ट है, एमसीएल का इतना बड़ा स्ट्रेंथ है, जो दिल से एमसीएल के लिए खड़े हैं, उन सभी के लिए आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों हो सकता है कि कई सारी तहसील में एमवीपी की संख्या ज्यादा हो और अगर 5,000 परिवार में हम हर एक 5V मिशन केंद्र की शुरुआत करें तो वो सेंटर सिर्फ 9 से 10 बनेंगे। तो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। अगर 2,000 परिवार के ऊपर भी एक 5V मिशन केंद्र की शुरुआत करते हैं तभी फिर भी
एमवीपी का या केंद्र उद्योजक का इनकम जो है वो 72 से 80 लाख रुपए साल का होगा 3 साल में। यानी वो 6 से 6.5 7 लाख रुपए हर महीने का वो इनकम होगा, जो अपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आजू बाजू की जो तहसील है वहां थोड़ा सा हम एडजस्ट करें, जिले के बाहर नहीं डाल सकते, लेकिन उसी जिले में, एक जिले में किस तरह से एमवीपी को ऑर्गेनाइज करेंगे क्या वो कर सकते हैं। और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे एमवीपी का इनकम बहुत अच्छा इनकम। ये बार बार जो हम केंद्र उद्योजक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब ये केंद्र उद्योजक का सबसे बड़ा फायदा हमारे एमवीपी को हो। और दोस्तों, जहां तक एमएसएस की बात है, तो दोस्तों आप तहसील के प्रमुख हो, आपके माध्यम से ही ये बिजनेस करने हैं। यानी अगर आपके तहसील में ऐसे 10 5 मिशन सेंटर शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा समझे कि आने वाले 3 सालों में आपका जो बिजनेस टारगेट है वो इस 10 सेंटर के थ्रू 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने का टारगेट है, लक्ष्य है। और जब आपके कंपनी के लेवल पे 1,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो आने वाले दिनों में इमीडिएटली जैसे भी परिस्थिति होती है वैसे हम आईपीओ में लिस्ट करेंगे आपकी कंपनी को, और वो होगी कंपनी का वैल्यूएशन, वो होगा आपका फ्यूचर। तो आप भी जो एमसीएल के साथ जब अभी हमें आगे बढ़ना है, तो इस तरह एमएसएस का आगे का रोड मैप, बिजनेस का रोड मैप होगा। लेकिन इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस। देखिए, परफॉर्मेंस कंपलसरी है, चाहे वो एमएसएस हो, एमवीपी हो। आपको जो काम हमें करने हैं वो काम उस समय में करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ना उस बिजनेस का निर्माण कर सकते, ना उस व्यवस्था का निर्माण कर सकते। तो परफॉर्मेंस कोई भी वो करेंगे। यानी मैं एमवीपी हो तो मेरा इनकम चालू ही होना चाहिए, ऐसे ऑब्वियसली नहीं, आप सबको पता है। तो हम सब मिलके उस परफॉर्मेंस को करेंगे और इस बिजनेस को अचीव करेंगे। और दोस्तों, ये 5 मिशन सेंटर जो है ना, वो आने वाले दिनों में हमारे देश के समृद्धि के केंद्र बनने वाले हैं। वो सिर्फ बिजनेस केंद्र नहीं, वो अब ये केंद्र यानी अपने उस इलाके में, उस क्षेत्र में हर एक चीज का ख्याल रखें। इनकम का तो है जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन वहां समाज में लगने वाली हर चीज, मैक्सिमम बिजनेस करके उसके जो सीएसआर हमें मिलेगा, 20% सीएसआर हम जिसका उपयोग करेंगे उसके लिए, तो उससे सभी चीजें, यानी बच्चों के लिए एजुकेशन हो, बच्चों के लिए अच्छी हेल्थ के लिए प्राविधान हो, या उनके लिए स्पोर्ट्स हो, हमारे जो बूढ़े हैं उनके लिए जो चीजें करनी है, पानी का व्यवस्थापन हो, कई सारी चीजें हम करना चाहते हैं, वो बिजनेस करके पैसे कमा के करने वाले 5 सेंटर, यानी वो सेंटर्स होंगे ना जो हमारे उस क्षेत्र के जो मैक्सिमम महत्तम लेवल है, बिजनेस का पोटेंशियल है, उसको अचीव करेंगे। अलग अलग माध्यम से, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, खेती हो सकती है, आयुर्वेदा हो सकता है, और इसके माध्यम से हम अपने देश का जो पोटेंशियल है उसमें लेके जाएंगे। यानी 5 मिशन सेंटर वो सेंटर हो गए जो आने वाले देश में, आने वाले दिनों में हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और बनाएंगे। इस साल इसकी शुरुआत करेंगे 5 मिशन सेंटर के द्वारा, अपने देश को दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का फिर से नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसी। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। एंड कोई भी बिजनेस अगर हम सोचते हैं तो उसका जो बेस होता है, जिसको 3 पिलर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, उसको 3 P's बोलते हैं। वैसा है कि नंबर 1 इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज प्रोसेस, एंड नंबर 3 इज पीपल। आज एमसीएल ने 14 सालों में अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश बना दिए। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, जिसको बिजनेस की भाषा में हम बोलते हैं एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो मैं आपको बता दूं कि एमसीएल में अगर कोई गेस्ट आता है ऑफिस में, तो उसको किस तरीके से प्रोटोकॉल से उनको हैंडल करने के, यहाँ तक के लेके कोई साइड पे प्रोडक्शन कैसे होगा, किस तरीके से एमको या सभी चीजें हैंडल होगी, इसके भी जो एसओपीज है वो बनाई गई है, वो दैट इज बीन बैकएंड बाय सॉफ्टवेयर। अभी तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो बिजनेस का बेस होता है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है, वो है पीपल। तो ये जो 2 साल जिसको हम एक अग्नि परीक्षा बोल सकते हैं, उसका पर्पज मैं खुद भी हमेशा सोचती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोग कौन से ऐसे लोग हैं जिसके साथ में अभी एमसीएल बिजनेस करेगा और आगे बढ़ाएगा ये एमसीएल का कारवां। हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड तभी बनता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन एक इमोशन में कन्वर्ट होता है, और एमसीएल आज एक इमोशन में कन्वर्ट हो गया, एक ब्रांड बन गया है। एक 14 साल इसको लगे, लेकिन यही इसके रूट्स है जो इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन और पीपल, इनका हम रिलेशन कंसिडर करें, तो वो एक पेड़ के पहले जो एक बीज रहता है, वो बीज और उसकी मिट्टी इस तरीके से होता है। अगर बीज कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन उसकी मिट्टी ही उतनी उपजाऊ नहीं है, तो वो शायद एक छोटा ही
वृक्ष बन के रहेगा, वो बड़ा पेड़ जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन आप सभी लोगों को वजह से, जिनको मैं बोलूंगी कि मिट्टी इतनी ताकतवर है जिसकी वजह से एमसीएल एक बड़ा वृक्ष बनेगा, और वो वृक्ष सिर्फ ये अपना भारत देश नहीं, पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा। इसीलिए मैं सभी आप लोगों को शतशः नमन करती हूँ कि जिसकी वजह से अभी हम ये बिजनेस जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक आज की जो स्टोरी टेलर है डॉक्टर सगर मैडम। उन्होंने जो स्टोरी बताई वो हमें ये बताते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप होना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेंटली हैंडीकैप होना बहुत बुरी बात है, बिकॉज कुदरत ने अपने दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में दिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज आए हमें मेंटली हैंडीकैप कभी नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक सिंह साहब, जिन्होंने नेपियर का जो साइलेज है उसके बारे में हमें बताया। वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आगे वाले बिजनेसेस में, और उसका एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो हर हम तालुका में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर श्याम सर, जिन्होंने हमें ये बताया कि इन्वेस्टर्स दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू दी एफएल इक्विटी बोर्ड या फिर कंट्रोल, देन वो किसमें इन्वेस्ट करने वाले, तो वो इन्वेस्ट करने वाले एमसीएल के 14 सालों में, एमसीएल के लोगों में, और 100% एमसीएल के बिजनेसेस में जो हम करने वाले हैं। और वो बिजनेसेस के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, यानी उनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है कि जो हम बिजनेस करेंगे उसमें से प्रॉफिट और रिटर्न आना ही चाहिए तभी एमसीएल अभी आगे बढ़ेगा। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे एनर्जेटिक होस्ट दिग्विजय पटेल सर, जिनकी एनर्जी हर एक वेबिनार में बढ़ती ही जाती है। आई वुड लाइक टू थैंक एमसीएल बैकएंड टीम, जिनकी वजह से हम ये वेबिनार कंडक्ट कर पाए। और और फिर से एक बार मैं आप सभी जो एमसीएल के कोर फैमिली मेंबर्स है, जिनकी ताकत की वजह से अभी एमसीएल आगे बढ़ेगा, उन सभी लोगों को मेरा शतशः नमन। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्राची मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहाना मैम, थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम गुलब सर, थैंक यू कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, एमएसएस, एमवीपी, फार्मर्स एंड ऑल बैकएंड टीम। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये नया साल आया है। अब नया साल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा, जैसे कि श्याम सर ने बताया कि अब एक एमवीपी को एक उपहार के तौर पे आज से शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ 2026 हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। तो दोस्तों, इस वक्त 2026 में आपको एक ही चीज करना है ज्यादा से ज्यादा, वो है आपको आपके कान बंद रखना है बुरे चीजों से। जो आप बोलते हैं ना, जो अच्छी चीज, जैसे हम कहते हैं ना, शरीर में जो अच्छा चीज होता है, शरीर के लिए जो अच्छी चीज होती है वही खाते हैं, तो वैसे ही हमारे कान में भी वही चीज सुनाई देना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए, बोलते हैं ना, कि लाभदायक होगा, ना कि हानिकारक। कहते हैं ना कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बोलते हैं ना कि सांप के काटने से उसका इलाज, सांप के डसने से उसका इलाज है, मधुमक्खी अगर डंक मारती है तो उसका भी इलाज है, बिच्छू अगर डंक मारता है तो उसका भी इलाज है। पर दोस्तों याद रखिए, अगर किसी ने आपके कान में जहर भर दिया तो उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या है ना कि आज आप सभी देख रहे हैं कि ये एमसीएल का दौर किस वक्त से गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है, कैसे स्ट्रगल से गुजर रहा है। अब वो स्ट्रगल खत्म होने जा रहा है, सबकी होठों की मुस्कुराहट बढ़ने जा रही है। कहते हैं ना कि कुछ पन्ने क्या फटे एमसीएल की किताब से, जमाने ने समझा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया। उन ना समझो को जरा कोई बताए, साल बदला है अब खेल बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वाकई में खेल बदलने जा रहा है। आप सबकी मेहनत को रंग लाने जा रही है, आप सबकी मेहनत को एक उड़ान का पंख लगने जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि डॉक्टर श्याम सर ने जितनी मेहनत हम सब के लिए की है, तो वैसे ही हमने अपने किसानों के लिए, अपने एमवीपी के लिए, अपने चैनल पार्टनर्स के लिए, यहां तक कि अपने खुद के लिए भी मेहनत की है। तो दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा आप भी सभी से कि एक बार अपने खुद के लिए ताली बजाएं, एक बार अपने खुद के पीठ थपथपाए। मुश्किल था, हमने कर दिखाया। साथ, बोलते हैं ना, साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कहते हैं ना कि कदम कदम पर हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। तो एक बोलते हैं ना कि लाइनें हैं, बट बोलते हैं ना कि कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना, रखना है तो अपनी छाती चौड़ी रख, छाती ठोकने वाले है ना, सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना, तू अपने अंदर एमसीएल की चिंगारी लगा के तो देख, जलने के लिए तो लोग है ना, प्यार करना है तो एमसीएल से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरे के साथ
हाथ थाम कर एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार से अच्छे से रहे, ताकि ये 2026 हमारे लिए ढेर सारी सौगात लेके आएगा। यह वेबिनार हमेशा मैं दो लाइनों के माध्यम से खत्म करता हूं, पर आज का वेबिनार मैं कुछ कविता की पंक्तियों के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा। तो कहते हैं, महीना था सावन का, मेघ रजनी में मैंने चांद निकलते देखा है। दुनिया ने देखा दाग है उसमें, लेकिन मैंने बेदाग उसमें देखा है। मेरी आंखों से दुनिया की आंखों में एक अंतर अनोखा है। मेरी से नजरों से देखो दुनिया वालों, चांद तो एकदम चोखा है। आगे की कुछ लाइनें हैं उन व्यक्तियों के लिए जो अपने आज भी 2026 में भी अपने मन में नेगेटिव विचार रखते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जिसे चुनना नामुमकिन है, उसे पाने की तमन्ना मत रखना। बेमौत मरोगे यारो, मौत से पहले मत मरना। चांद को पाने की धुन में मैंने कितनों को गिरते देखा है। दुनिया ने देखा दाग है उसमें, लेकिन मैंने बेदाग उसे देखा है, बेदाग उसे देखा है। तो दोस्तों, लेता हूं अब आप सभी से अलविदा, और मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए धमाकेदार और नए जोश और जुनून के साथ। और यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।